फेसबुक के एक पीएफ पेज पे आने वाले सभी साथियों को सलाम। आज जैसा कि हमने कहा जन एकता संवाद में हम बिहार में शिक्षा की अव्यवस्था, सरकार की नीति और चुनाव की जो तैयारियों के जो पसुपेश चल रहे हैं, जो बातचीत चल रही है, उस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुख्य वक्ता हैं केदारनाथ पांडे जी। केदारनाथ पांडे जी शिक्षाविद हैं, अध्यक्ष हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के और विधान परिषद के सदस्य भी हैं। और बातचीत को जारी रखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमरीश राय जी हैं। अमरीश राय जी शिक्षाविद तो हैं ही और आरटीई फोरम के सदस्य भी हैं, सचिव भी हैं। तो मैं अमरीश जी से ये कहूंगा कि अमरीश जी आप कृपया बातचीत शुरू कीजिए। सभी साथियों से मेरा ये कहना है कि अगर इस बातचीत के दौरान आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप उसको कमेंट में डाल दीजिए। जी अमरीश जी। साथियों, ये हमारे बीच में श्री केदारनाथ पांडे जी हैं। पांडे जी का बहुत लंबा संघर्षों का इतिहास है, न केवल अध्यापकों के बल्कि सामाजिक प्रश्नों पर भी और शिक्षा के संपूर्ण बदलाव के लिए भी उनका संघर्षों बड़ा इतिहास है। और इस समय वो बिहार के माध्यमिक शिक्षक संगठन के अध्यक्ष हैं। तीसरी बार मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो विधान परिषद के सदस्य हैं और बहुत लोकप्रिय बिहार के शिक्षकों के और वहाँ के जो समाज के दबे कुचले हिस्से हैं उनके नेता हैं। उनका एक बहुत अनुभव रहा है, बिहार को बहुत करीब से उन्होंने जिया है और जाना है। तो हम चाहेंगे कि वो बिहार के बारे में अपनी बात करें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि शिक्षा में अभी देखा जाए तो बिहार जो है वो काफ़ी पिछड़ा है देश के अंदर। और अगर भारत में पिछड़ेपन का शिक्षा के क्षेत्र में अगर आंकड़े जुटाए जाए तो बिहार उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। तो बिहार में शिक्षकों की भी हालत अच्छी नहीं है, बहुत तरह के शिक्षक भी हैं वहाँ पर। और उनके कई बार मैंने सुना है कि बिहार में शिक्षक लोग जो अपनी तनख्वाहों के लिए उनको लाठियाँ खानी पड़ती हैं, सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं वहाँ। मैं समझता हूँ कि पांडे जी से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं बता सकता है स्कूली शिक्षा की क्या वहाँ हालत है, उसके बारे में पांडे जी से हम लोग सुने। और इस समय जबकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ कोरोना की महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी सरकार चुनाव करा लेना चाहती है। चुनाव में शिक्षा कोई मुद्दा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये सारे प्रश्न हैं। क्योंकि चुनाव में जनता के प्रश्नों को मुद्दा बना करके जनता अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करती है। तो इन सब प्रश्नों पर मैं समझता हूँ कि पांडे जी अपनी बात शुरू करें। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा बात शुरू करें। जी अमरीश जी, आपने जो ये सवाल रखा है हमारे सामने कि बिहार में शिक्षा की अव्यवस्था, नीति और चुनावी तैयारी का प्रश्न किस तरीके से देखने की आवश्यकता है, तो ये तो एक वाक्य में कहा जा सकता है कि बिहार में जो स्कूली शिक्षा है वो बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। लेकिन ये बदहाल स्थिति में बिहार की जो शिक्षा है कोई अकेले आज नहीं हुई है, बल्कि ये 3 दशकों से, यानी 1990 में जब सरकार बनी थी लालू प्रसाद यादव जी की, तो वहीं से शिक्षा की बदहाली का दौर शुरू हुआ था। और उस वक्त उनके कार्यकाल में विद्यालयों में आधारभूत संरचनाएं बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी और बड़े पैमाने पर माननीय न्यायालयों का सहारा लेकर के राजद की सरकार ने शिक्षकों का गृह जिला से बाहर स्थानांतरण कर दिया था। न केवल प्राथमिक माध्यमिक बल्कि विश्वविद्यालय शिक्षकों का भी बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। और पहली बार बिहार के इतिहास में शिक्षकों ने ऐसा महसूस किया कि वो जिस तरीके से
राज्य की शिक्षा व्यवस्था में भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, अब उनकी भूमिकाएं खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि बिहार के जितने सरकारी विद्यालय थे, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या हाई स्कूल हो, वो सारे के सारे जनता के द्वारा ही खड़े किए गए थे। लेकिन बाद में पहले की सरकारों ने 1971 में प्राथमिक शिक्षा का सरकारीकरण किया था और 1980 में भी कांग्रेस की सरकार ने ही शिक्षा का सरकारीकरण किया था, जिसके लिए बिहार के माध्यमिक शिक्षकों को एक लंबा आंदोलन यह पहला राज्य रहा जिसने 1968 में कोठारी आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों का संयुक्त आंदोलन हुआ था और काफी अच्छे सुधार आए थे। और आप सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बिहार एक जमाने में ज्ञान की भूमि रहा है। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे उच्च कोटि के संस्थान रहे हैं और बिहार की मान मर्यादा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी आगे रही। तो 1991 से जो दौर शुरू हुआ उसमें संस्थाओं की आधारभूत संरचना तो ध्वस्त कर ही दी गई, साथ साथ विद्यालयों में चाहे वो प्राथमिक हो, हाई स्कूल हो या विश्वविद्यालय हो, उनमें शिक्षकों की नियुक्तियां भी एक तरह से बंद कर दी गई। उनके एक नेता ने जब कहा था कि हम अब कोई नियुक्ति नहीं करेंगे, बंदी कर देंगे, बड़ी मुश्किल से 20,000 और 10,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी से हुई थी। और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो नियामक संस्थाएं उस समय थी, माध्यमिक शिक्षा में बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड और उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय सेवा आयोग, इन सारी संस्थाओं को खत्म कर दिया गया। और कुल मिला के शिक्षा जैसे तैसे चलती रही और ये 3 दशक में शिक्षा का जो स्वरूप था बिहार में, शिक्षकों को ये एहसास कराया गया कि तुम सिर्फ नौकर हो, इसलिए नौकर की तरीके से ही तुमको रहना है। तुम किसी चीज की मांग मत करो, तुम किसी चीज की बात मत करो। लेकिन एक बात थी कि पहले से जो शिक्षकों को नियत वेतनमान मिल रहा था वो मिलता रहा और उनकी संख्या लगातार घटती रही रिटायरमेंट के कारण। तो वो बदहाली का दौर तो एक अजीब था 3 दशकों तक। मैं बताना चाहूंगा कि जब एनडीए की सरकार 2005 में बिहार में आई तो मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने 2017 में जब श्री कृष्ण मेमोरियल में बिहार शिक्षा का 10वां सम्मेलन आयोजित कर रहे थे, जिसमें आप भी शामिल थे, तो हम लोगों ने 10 वर्षों की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका एक जायजा लिया था और ये देखा था कि राज्य में 10 वर्षों में शिक्षा की क्या व्यवस्था हुई। एनडीए की सरकार जब आई थी तो उसने अपनी 3 प्राथमिकताएं तय की थी: शिक्षा, सुशासन और भूमि सुधार। और 2005, 6, 7 में उसने कई समितियों का निर्माण किया था, कई आयोग बनाए थे, जिसमें प्रोफेसर मुकुंद दुबे की अध्यक्षता में समान स्कूल प्रणाली आयोग था, राज्य की पाठचर्या बनाई गई थी। और उसी सरकार ने, यानी एनडीए की सरकार ने ही अपने पहले बजट के दौरान ये कहा था कि बिहार में शिक्षा में जड़ता है और सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए हमको ठीक ठाक करना है। और उस वक्त बिहार में स्कूल से बाहर के जो बच्चे थे उनकी संख्या 27-30% थी जो बाहर थे। और तब
बड़ी मुश्किल से माध्यमिक शिक्षा के और प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना सरकार ने तैयार की थी। और +2 शिक्षा जो उस वक्त विश्वविद्यालय शिक्षा का हिस्सा होती थी, यानी कि कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित 10 जोड़ 2 जोड़ 3 की जो शिक्षा प्रणाली थी, उसमें बिहार की +2 शिक्षा या तो स्वतंत्र इंटर कॉलेजों में चल रही थी अथवा विश्वविद्यालयों में चल रही थी, उसके अंगीभूत कॉलेजों में चल रही थी, उसकी संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में चल रही थी। उसको इस पूरी शिक्षा के अंदर लाया नहीं जा रहा था और वो शिक्षा बिल्कुल वित्तरहित थी। 80 से ही वो वित्तरहित पड़ी हुई। तो इस प्रकार शिक्षा की जो स्थिति थी वो उसी समय भी बदहाल थी। और ये सरकार आई तो लगा कि ये बहुत कुछ करेगी, और सरकार ने एक व्यापक संवाद और विमर्श करने की कोशिश तो की, लेकिन कोई बहुआयामी स्पष्ट नीतिगत निर्णय की रूपरेखा नहीं बन पाई, और न तो नागरिक समाज की भागीदारी ही उसमें सही तरीके से हो पाई। हालांकि आयोग बने, समितियां बनी, शिक्षा के हर क्षेत्र में काम करने की एक व्यवस्था सोची गई, एक पाठ्यक्रम बना 16 वर्षों के बाद अपना, और स्कूल से बाहर के जो बच्चे थे उनको स्कूलों में लाने की योजनाएं बनी। ये सारी बातें हुई। तो उस समय जो था वो साक्षरता दर बिहार की बेहद कम थी, और न्यूपा ने जो शिक्षा विकास के सूचकांकों को तय किया था, वो सूचकांक पर भी बिहार बहुत निचले पायदान पर था। और आज की तारीख में भी नीति आयोग जो कहता है बिहार की शिक्षा के संबंध में, तो बिहार निचले ही पायदान पर है। और तो उस समय जो संसाधनों का भी घोर अभाव था, राजनीतिक और सामाजिक बीमारियां अलग से पड़ी हुई थी, और सरकार ने चरवाहा विद्यालयों की स्थापना कर रखी थी, जिनका कोई स्पष्ट बैकग्राउंड नहीं था, और पूरी तरह से मैं कहूँगा कि शिक्षा दिशाहीनता की, एडाफिज्म की शिकार थी। उस पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद से प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी का एक लक्ष्य निर्धारित किया, और आज की तारीख में 74,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की संख्या पहुंची है। माध्यमिक विद्यालयों की भी संख्या बढ़कर के 9,000 हुई है। 90 की तुलना में इस समय शिक्षकों की, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की संख्या 4.5 लाख के करीब हुई है। कुछ कक्षाओं की कमी को भी दूर किया है, शौचालय को भी दूर किया है, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था आज भी कम है, और शिक्षक छात्र अनुपात आज भी ध्वस्त है प्रायः। निजी विद्यालयों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है, और 2009 में जो शिक्षा का अधिकार कानून बना, जो 2010 में लागू हुआ, तो आज तक शिक्षा का अधिकार कानून भी बिहार में सही तरीके से लागू नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ कि विद्यालयों के भी अनेक रूप हैं। विद्यालयों के, प्राथमिक विद्यालयों का मध्य विद्यालयों में उत्क्रमण किया गया है, मध्य विद्यालयों का हाई स्कूलों में उत्क्रमण किया गया है, हाई स्कूलों का +2 में उत्क्रमण किया गया है, और प्रोजेक्ट विद्यालयों को भी कुछ ठीक किया गया है, लेकिन 81-82 के बाद, 84-85 के बाद उनकी संख्या भी छोड़ दी गई है वैसे ही। तो इस प्रकार कुल मिल के हम जो देखते हैं कि बिहार की जो शिक्षा है उसमें आज भी अभी कोई बहुत स्पष्ट उसकी रूपरेखा नहीं है, कोई खास व्यवस्था अभी भी नहीं है, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, पूरी शिक्षा व्यवस्था को स्थानीय निकायों की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को सौंप दिया गया है। और
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किसी चयन प्रक्रिया या किसी और सब चीज का स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं है। और 2005-6 में सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में जो कानून था, उन कानूनों को बदल के जिला परिषद के अधीन या नगर निगमों के अधीन या पंचायतों के अधीन, प्रखंडों के अधीन शिक्षकों की सेवाओं को डाल दिया है, उनकी नियुक्तियों को डाल दिया है। और सरकार ने एक लोकप्रिय नारा उस समय गढ़ा था कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ। तो इस तरीके से जो शिक्षक हमारे पास आए उनको वेतनमान भी, विहित वेतनमान भी नहीं दिया सरकार ने। उनको 6,000-7,000 रुपए के हिसाब से नियुक्त किया और ऐसा करीब वो 2015 तक वैसी स्थिति रही। और 2015 में जब शिक्षकों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी तो उस लड़ाई के बाद तब उनको एक वेतनमान मिला, लेकिन वो भी जो विहित वेतनमान शिक्षकों का होना चाहिए था वो वेतनमान नहीं मिला उनको। और एक सेवा शर्त नियमावली उनके लिए बनाने की बात तय हुई। तो आज 5 वर्षों के बाद भी वो सेवा शर्त नियमावली अभी तक नहीं बन पाई है। ऐसी स्थिति में जबकि छात्रों की संख्या बढ़ करके हो चुकी है 270 लाख, 2021 तक 270 लाख छात्र हमारे विद्यालयों में हो चुके हैं, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में। और अब झारखंड के बंटवारे के बाद कम से कम 17 लाख 18 लाख बच्चे माध्यमिक परीक्षा दे रहे हैं। तो ये कुल मिला जुला करके अभी भी शिक्षा की व्यवस्था यहाँ सही तरीके से नहीं चल रही, कोई योजना सही तरीके से नहीं है या कोई रूपरेखा इसकी नहीं बनी। मैं जब सरकार के बजट को देखता हूँ तो सरकार का बजट जो है वो 2008 और 9 में शिक्षा का बजट जहाँ 6,218 करोड़ 18 करोड़ 20 लाख था, 2009-10 में बढ़ करके 8,066 करोड़ 9 लाख और 10-11 में 8220 करोड़ रुपए पर पहुंचा। लेकिन फिर भी अभी विद्यालयों से रहने वाले 12.5% बच्चे बाहर थे। अब का जो बजट है, अब 2017 और 18 में शिक्षा का बजट 2539 करोड़ रुपए है, 18-19 में 32,125 रुपया 63 करोड़ है और 19-20 में 34,798 रुपया 69 करोड़ रुपए बजट है। लेकिन इसके बावजूद ये बजट खर्च कहाँ होता है? सवाल ये है कि इस बजट को किस तरीके से खर्च किया जाता है। तो सरकारी नीति जो है वो सरकारी नीति ये है कि इस बजट का आधे से भी ज्यादा हिस्सा योजनाओं पर खर्च होता है। चाहे वो समग्र विकास की योजना बनाई गई हो, चाहे वो विद्यालयों की चारदीवारी की योजना बनाई गई हो, चाहे वो मेधा पुरस्कार की योजना बनाई गई हो, चाहे साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अक्षर आंचल योजना की शुरुआत की गई हो, चाहे अल्पसंख्यक बालिकाओं के प्रशिक्षण के लिए हुनर योजना चलाई जा रही हो, और चाहे साइकिल की योजना हो, पोशाक की योजना हो, छात्रों को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता के आधार पर प्रोत्साहन योजना दी जा रही हो। तो कुल मिला के योजनाएं तो बहुत चलाई जा रही हैं और बजट का आधे से अधिक भाग योजना पर ही व्यय किया जा रहा है। लेकिन जो मुख्य अवयव है शिक्षा का वो है शिक्षक और छात्र। तो छात्रों को तो इन योजनाओं का लाभ मिलता है क्योंकि हमारे हाई स्कूलों में अमूमन अभिवंचित वर्ग के बच्चे, गरीब तबके के बच्चे, SC/ST के बच्चे, वही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि इन योजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है तो हमको बड़ी बात है।
लेकिन संख्यात्मक विकास के बाद भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कोई व्यवस्था अभी बिहार की शिक्षा में नहीं है। अभी हाल ही में नीति आयोग ने ये टिप्पणी की थी कि बिहार में सारे विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन चल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब घर का मुखिया न हो, शासन करने वाला मुखिया न हो, तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है। तो विद्यालय भी वैसे ही चल रहे हैं और सरकार का कहना है कि हम तो 16% शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं, लेकिन वाकई वो 16% नहीं कर रही है, 14% तक बजट का व्यय कर रही है। लेकिन व्यय करने के बाद भी सही तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बदहाल की स्थिति है शिक्षा की सारी और शिक्षकों को बार बार आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ती है। अभी भी आज भी जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें काम करने वाले शिक्षकों का जो समग्र माध्यमिक शिक्षा अभियान से वेतन का भुगतान होता है तो 8-8 महीने पर उनके वेतन का भुगतान हो रहा है। और भी अनेक प्रकार की कमियां हैं और आप जानते ही हैं कि देश की नीति के अनुसार जो मध्याह्न भोजन की योजना शुरू की गई है, तो मध्याह्न भोजन ने तो हमारी प्राथमिक शिक्षा को ही निगल लिया। तो अब बिहार के जो सरकारी शिक्षक हैं वो शिक्षक कम हैं, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक तरीके से अभिकर्ता के रूप में, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, स्थानीय निकायों के चुनाव हो, चाहे वो कोरोना महामारी में क्वारंटाइन केंद्रों की रक्षा का सवाल हो, चाहे वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में राहत बंटवारे का सवाल हो, यानी इस प्रकार के काम जो गैर शैक्षणिक काम है वो शिक्षकों से लिए जा रहे हैं। इस संबंध में अनेक बार बिहार के शिक्षक संगठनों ने सरकार के समक्ष ये बात रखी कि शिक्षकों को इन सब कामों से मुक्त किया जाए और मुक्त करके उनको सिर्फ अध्ययन अध्यापन में लगाया जाए, लेकिन सरकार इस बात के लिए आज भी अभी तैयार नहीं है, उसके पास कोई दूसरी एजेंसी नहीं बच रही है। तो मिला जुला के ये देखा जाए तो शिक्षक भारी असंतुष्ट है इस सरकारी नीति से आज भी, और एक तो वो विहित वेतनमान के अभाव में है, उनका असंतोष है, और 15 वर्षों की सेवा की बाद भी उनकी अभी तक सेवा शर्त नियमावली प्रकाश में नहीं आई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा भविष्य कहाँ है, हम आगे कौन प्रोन्नति पाएंगे, कहाँ तक हम जाएंगे, किस तरीके से हम अपनी सेवानिवृत्ति के बाद का जो जीवन होगा उस जीवन को गुजारेंगे। इसके लिए एक लंबा आंदोलन फरवरी और मार्च के महीने में शिक्षक संगठनों ने किया, लेकिन वो कोरोना महामारी का शिकार हुआ। आज सरकार कह जरूर रही है कि हम सेवा शर्त नियमावली लागू करने जा रहे हैं, लेकिन कब लागू करेगी ये अभी कहना मुश्किल है। और शिक्षकों के मन में ये विश्वास है कि क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, इसलिए सरकार को उनके वेतन में गुणात्मक तरीके से वृद्धि करने की आवश्यकता है। वो ये भी अपेक्षा करते हैं कि उनकी सेवा शर्त जो 16 वर्षों से लंबित पड़ी हुई है वो भी आ जाएगी। बहुत प्रकार की अपेक्षाएं शिक्षकों के अंदर हैं, लेकिन मैं कहूँगा बात पांडे जी, मैं आपको रोकूंगा जरा सा कि पिछले दिनों हमने देखा कि बिहार में शिक्षकों का एक बड़ा आंदोलन चला और शिक्षक स्कूल एजुकेशन के भी, प्राइमरी शिक्षा की भी और सेकेंडरी एजुकेशन के भी शिक्षक जो है सड़कों पर उतर गए और उन्होंने जो है एक तो अपनी मांग रखी थी कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, और दूसरा जो है उन्होंने शिक्षा के व्यापक सुधार की। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, 2 बातों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। बिहार बड़ी शिक्षा के लिए बहुत ही इनोवेटिव जमीन रही है, बहुत उर्वरक जमीन रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोगों के लिए भी बिहार जाना जाता रहा है, और बिहार में देखा जाए तो बहुत रूरल एरियाज पर आपको बहुत सारे
जो ग्रामसी कहते थे कि एक रूरल जो इंटेलेक्चुअल, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुत सारे इस तरह के इंटेलेक्चुअल होते हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जिसका यूज किया था, वो बिहार में जगह जगह रहे और उसके पीछे शिक्षा एक बड़ा कारण थी और उसमें एक डेमोक्रेटिक सेंस भी आया। तो क्या कारण है कि बिहार में शिक्षा का इतना अवमूल्यन हो रहा है? नंबर एक बात, बहुत ही अवमूल्यन हो रहा है अध्यापकों के मामले में, शिक्षा की क्वालिटी के मामले में, और शिक्षा के प्रति जो एक उत्साह जगा था पिछले दिनों, उसमें भी बड़ी निराशा आ रही है। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये आंकड़े आ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल बिहार में अब बढ़ते जा रहे हैं, जबकि बिहार में ये देखा जा रहा था कि 80-85% बच्चे जो है सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। तो ये क्या प्राइवेटाइजेशन अब धीरे धीरे वहाँ भी बढ़ रहा है? तो क्यों इस तरह की दुर्गति हो गई, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए कारण अम्बरीश जी, इसी कारण ये हाँ, एक और बात कारण ये चाहूंगा कि हाँ, पिछली बार जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी तो उन्होंने एक आयोग बनाया था प्रोफेसर मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में, कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी और बहुत मेहनत करके उन लोगों ने एक रिपोर्ट भी दी थी और नीतीश सरकार ने उसको स्वीकार भी किया और बिहार की जनता में लगा कि जैसे अमीर गरीब की एक जैसी शिक्षा होगी, बदल जाएगा पूरा बिहार की शिक्षा व्यवस्था, वो लागू नहीं हो पाई। तो ये दो बातों का हम चाहेंगे कि आपसे ज्यादा उचित कोई नहीं होगा जो इसका जवाब दे कि शिक्षा में गिरावट का कारण क्या है और कॉमन स्कूल सिस्टम वहाँ आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं? देखिए वही मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 2006 में ये आयोग बना था मुचकुंद दुबे जी की अध्यक्षता में, उसको 1 वर्ष का कार्यकाल दिया गया था और 2007 के जून में उसने अपनी रिपोर्ट सौंप की थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने शिक्षा का 5 वर्षों का खाका पेश किया था, पूरा रोड मैप बिहार का पेश किया था स्कूली शिक्षा का, और वित्तरहित शिक्षकों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की बात आयोग ने कही थी, अल्पसंख्यक शिक्षालयों को भी उसी धारा में जोड़ने की बात कही थी और शिक्षकों के लिए एक सम्मानजनक वेतनमान और सुविधाओं की भी बात उन्होंने कही थी। और जहां तक मुझे याद है कि 17,500 करोड़ की एक योजना भी आयोग ने प्रस्तावित की थी, लेकिन वह आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल के टेबल पर नहीं रखी गई और वो शिक्षा विभाग की अलमारियों में कैद होकर रह गई। हम लोगों ने कई बार और आयोग के सदस्यों ने भी कई बार इस बात पर बैठकें की और सरकार से आग्रह किया कि आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। अगर आयोग की रिपोर्ट लागू की गई होती तो मैं समझता हूं कि बिहार की शिक्षा में एक बड़ा बदलाव होता। जिस तरीके से कि सच्चिदानंद के अध्यक्षता में कमिटी बनी थी या राज्य की पाठ्य योजना बनी थी, वो सब चीजों का दौर तो शुरू हुआ था, लेकिन वो 1 वर्ष के अंदर ही अंदर वो सारा जो उत्साह था, सारा जो जोश था और शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन करने की जो बिहार की योजना थी और देश में नेतृत्व करने की जो योजना बिहार की थी, वो सारी की सारी योजना धराशायी हो गई क्योंकि सारी बातें ठप कर दी गई, रोक दी गई। अब शिक्षकों को कम वेतन पर नियुक्त करके बगैर उनकी सेवा शर्तों के उनकी बहाली का सिलसिला जो चलता रहा तो शिक्षकों को लंबे लंबे आंदोलन करने पड़े। बिहार तो आंदोलन की भूमि रहा है, तो शिक्षकों ने 2 बार 3 बार बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन किया। यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में यह फैसला भी दिया कि समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर बिहार की सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में चली गई और फिर शिक्षक संघों ने भी उसमें हिस्सेदारी की, लेकिन वहां से उनको सफलता नहीं मिली, वहां वो असफल हो गए शिक्षक संघ के लोग। फिर भी अभी 2020 में प्राथमिक शिक्षकों ने समान काम समान वेतन के लिए एक बड़ा आंदोलन किया। माध्यमिक शिक्षकों ने उसे दूसरे रूप में कहा कि जो वेतनमान उन लोगों को मिलता है 7वां वेतनमान, उसमें जो विसंगतियां हैं लेवल 7 और लेवल 8 वो उनको दी जाए और
पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षा को बिल्कुल अलग किया जाए, क्योंकि देश में कहीं भी माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज शिक्षा के अधीन नहीं है। और सरकार ने ही 2017 में ये कहा था कि हम पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षा को अलग करेंगे, माध्यमिक शिक्षा को अलग करेंगे। और सरकार ने ये कहा था कि हम विश्वविद्यालयों से इंटर की शिक्षा को हटा करके स्कूलों में जोड़ेंगे। तो इस हिसाब से जो कुछ भी सरकार ने तय किया था उसमें सरकार ने बहुत काम नहीं किया और शिक्षा के प्रति सरकार की संकल्प शक्ति मजबूती के साथ उभर करके सामने नहीं आई। जैसे तैसे शिक्षा को छोड़ दिया सरकार ने। कुछ टीचर आ गए, भले आ गए, न छात्र शिक्षक अनुपात सही हुआ, न स्कूलों में पूरी आधारभूत संरचनाएं हुई, न पीने के पानी की व्यवस्था हुई, न तो शौचालयों का निर्माण हुआ। और महिलाओं की नियुक्तियां तो जरूर की गई, लेकिन इस तरीके से कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो बजट बढ़ता गया, लेकिन बजट का अधिकांश हिस्सा योजना व्यय पर ही चला गया और शिक्षकों को बहुत अपने को अपमानित प्रताड़ित महसूस करना पड़ा। उनकी स्थिति आज भी अच्छी नहीं है, उनमें आज भी संतोष का भाव नहीं है। और ये एक बड़ा कारण है। एक तो बिहार में बाढ़ बार बार महीने 2 महीने तक आती है तो सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। ऊपर से ये कोरोना आया है और बिहार में ऑनलाइन शिक्षा की जो बात कह रहे हैं लोग, वो हो नहीं पाता है क्योंकि 70% आबादी खेती पर निर्भर करने वाली है। मात्र 13-14% लोगों के पास ये सुविधाएं हासिल हैं। परिणाम ये हुआ है कि निजी विद्यालयों की बाढ़ आ गई और आज कोई भी ऐसा व्यावसायिक घराना नहीं है जिस व्यावसायिक घराने ने अपने स्कूल को स्थापित नहीं कर लिया है। तो सबके स्कूल स्थापित हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गांव-गांव में, गली-गली में पब्लिक स्कूलों की बाढ़ आ गई है। और ऐसा लग रहा है कि सरकार के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि शिक्षा में व्यय को जैसे घटाया जाए, जैसे कि निजीकरण का जो दौर है, इस दौर को और अधिक बढ़ाया जाए, जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमको दिखाई पड़ रहा है। तो ये स्थिति कुल मिला जुला करके शिक्षा में अव्यवस्था की स्थिति आज भी मौजूद है और सरकार की संकल्प शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति कहीं उसको सुधारने की ओर नहीं दिखाई पड़ रही है। और इसका मूल कारण यही है कि गांव के गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो जैसे तैसे शिक्षा चल रही है आज भी बिहार में और चुनावी वर्ष है। पांडे जी, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि बिहार में देखिए 2 मौके ऐसे आए थे जबकि शिक्षा में बहुत बदलाव हो सकता था। एक तो जो मुचकुंद दुबे जी के नेतृत्व में कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग की रिपोर्ट आई, अगर उसको लागू किया गया होता, जो नीतीश कुमार के जमाने में ही आई, और अगर लागू किया गया होता तो बिहार का परिदृश्य बदल जाता। दूसरा मौका था जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना और उसको लागू, क्योंकि कानून तो जो शिक्षा अधिकार कानून बना था वो उन इलाकों के लिए खास तौर से मदद करने वाला कानून था जिन इलाकों में शिक्षा बहुत पिछड़ी थी और गरीब के बच्चे को सरकारी मतलब सरकारी पैसे से शिक्षा, एक मजबूत स्कूल मिलने की उम्मीद थी जहां अध्यापकों की नियुक्ति हो। बिहार का जो आंकड़ा है वो 10 साल हो गए शिक्षा अधिकार कानून के, 1.2% है। ये सरकारी आंकड़ा है, यूडाइस का आंकड़ा है कि बिहार में शिक्षा अधिकार कानून का जो अमल हुआ है उसका प्रतिशत 1.2% स्कूलों में ही वो लागू हो पाया है। मतलब कि पीने का पानी हो, टॉयलेट हो, टीचर हो, जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कानून के हिसाब से, वो केवल 1.2% स्कूलों में है। आखिर क्या लगता है आपको कि यह सरकार जो है इसकी शिक्षा पर एकदम शिक्षा के लिए उपेक्षा है या क्या वजह है? अपने ही राज्य के लोग बच्चों को शिक्षित करने के मामले में सरकार इतनी अगंभीर है कि न तो बजट दे रही है, न तो जो यूटिलाइजेशन हो रहा है। अभी भी बिहार में जो केंद्रीय बजट के बहुत सारे पैसे वापस आ जाते हैं क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है और बिहार में शिक्षा एक राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनता है? दरअसल मुख्य बात यही है जो जहां से आपने शुरू किया
कि मुचकुंद दुबे की रिपोर्ट को सरकार ने लागू नहीं किया। ये पूरे देश के सामने परिकल्पना थी कि बिहार देश में लीड करेगा समान स्कूल प्रणाली आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद। बड़ी अपेक्षाएं थी, बड़ी आशाएं थी, लेकिन प्रभु वर्ग के दबाव में मैं समझता हूं कि मुचकुंद दुबे आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। दबाव रहा होगा प्रभु वर्ग का, जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में है ही, तमाम सरकारों पर दबाव है। और यहाँ जो सिर्फ अधिकारियों के मत्थे ये सारी चीजें चल रही हैं, तो अधिकारी अपने हिसाब से सारी चीजों को सोचते हैं। और संकल्प शक्ति मैं देखता हूं कि सरकार का शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि योजनाएं इसलिए चल रही हैं कि उन योजनाओं से सरकार ऐसा महसूस करती है कि हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षित समाज अगर होता है तो उसमें विवेक शक्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है, उसमें सामाजिक राजनीतिक दिशा में विचार करने की, विमर्श करने की शक्ति होती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई सरकार शिक्षा को इतना आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध दिखाई पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। संकल्प शक्ति का बहुत अभाव हमको दिख रहा है और इसलिए निजी विद्यालयों की बाढ़ आती जा रही है। और शिक्षा, बिहार की शिक्षा आज हर पैमाने पर, जहां से आप देखें, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, चाहे उच्च स्तर की शिक्षा हो, कुछ संस्थानों को छोड़ दीजिए तो पारंपरिक विश्वविद्यालय भी आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां 8000 प्राध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। और सारे महाविद्यालयों की स्थिति बदतर है, जहां अध्यापक नहीं है, सिर्फ छात्र तो हैं लेकिन अध्यापक नहीं है। सरकार भले दावा कर रही है कि हमारा 1% ही लड़के आउट ऑफ स्कूल हैं, लेकिन जो रिपोर्टें आ रही थी असर की और अन्य संस्थाओं की रिपोर्टें आ रही थी, उनके हिसाब से 12% बच्चे आउट ऑफ स्कूल अभी भी हैं। और असर की रिपोर्ट जो बिहार की शिक्षा की बदहाली का जिक्र कर रही है, उसमें तो बता ही रही है कि 5वीं का लड़का 3री कक्षा का गणित नहीं हल कर पाता है, 3री कक्षा की मातृभाषा की पुस्तक नहीं पढ़ पाता है। तो ये रिपोर्टें ही बिहार की शिक्षा की बदहाली का गीत गाती हुई दिखाई पड़ती हैं। कोई नई बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए, शिक्षा को प्राथमिकता सूची में रखने का भाव भीतर होना चाहिए और शिक्षा को गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, उनमें जागृति पैदा करने के लिए, उनकी सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना को विकास का आधार बनाने का भाव जब तक सरकारों में नहीं आएगा, सरकार में नहीं आएगा, तब तक बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारना आज संभव नहीं है। अध्यापकों को भी संतुष्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए अध्यापकों की भी जो समस्याएं हैं, चाहे वो सेवा नियमावली का सवाल हो, उनके ईपीएफ का सवाल हो, उनके वेतन में बढ़ोतरी का सवाल हो, उनके विहित वेतनमान का सवाल हो, इन सवालों को सरकार को हल करना होगा। जब तक सरकार हल नहीं करेगी, बिहार की अव्यवस्था जो शिक्षा की है उसको कम करके नहीं देखा जा सकता है। ये स्थिति आज भी है और चुनावी वर्ष में अभी तक कोई साफ साफ दिख नहीं पड़ रहा है, हालांकि आशाएं और अपेक्षाएं शिक्षकों को हैं। नहीं, एक बात पांडे जी की, अगर मान लीजिए ये सरकार शिक्षा के मुद्दे पर बहुत काम नहीं कर रही है और न तो अभिभावक, न तो शिक्षक और न तो ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, तो बिहार में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर सरकारी पक्ष काम नहीं करता है तो विपक्षी पार्टियां भी हैं, वहाँ भी राजनीति का वो हिस्सा है, वो इन मुद्दों को लेकर के आगे क्यों नहीं बढ़ सकती हैं? क्योंकि बिहार में शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है समानता की और गुणवत्ता की, और यह तभी कायम हो सकता है जब शिक्षा का पूरा तंत्र सही हो, मतलब समय से पैसे मिले, पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो, अध्यापकों की नियुक्ति हो, जो मानक तय हुए हैं उसके अनुसार अध्यापक अपना परफॉर्म करें, बच्चों को पढ़ाने का काम एक मॉनिटरिंग सिस्टम हो। ये सारी चीज़ें होने के लिए अगर इतनी दुर्दशा है तो ये राजनीति में वहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और ये सब इस बात को उठाते क्यों नहीं? ये भी एक रोना है। राजनीतिक दलों ने शिक्षा को अपने एजेंडे में यहाँ रखा ही नहीं है। राजनीतिक दल इस सवाल को प्रमुखता से लेते ही नहीं है, न वो इस मुद्दे पर कहीं एकमत होकर के कोई काम करना चाहते हैं। तो इसलिए सवाल जो है
वो एक तरफा है, चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। राजनीतिक दलों में, प्रतिपक्ष के दलों में कोई बहुत जोर की ताकत दिखाई नहीं पड़ रही है। अभी आज भी चुनाव के दौरान भी उनकी एकता बनती हुई कहीं दिख नहीं रही है, कहीं वो मामले को हल करने की स्थिति में भी दिख नहीं रहे हैं। दावा जरूर कर रहे हैं कि हम लोग मिलजुल के काम करेंगे एनडीए सरकार के खिलाफ, लेकिन ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो क्या कर पाते हैं। एक और सवाल आपसे करना था, चूंकि आप बिहार के अंदर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी आकर के और उन्होंने वक्तव्य भाषण किया और पूरा लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरे देश में, और ये कहा गया कि शिक्षा बहुत बदलाव, इस नई शिक्षा नीति, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलिए, ये बहुत बदलाव कर देगी। बहुत सारे आर्टिकल्स मैं देख रहा हूँ जो न्यूरो लिबरल थिंकर हैं, गुरुचरण दास जैसे लोग, ये सब ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को तो इस शिक्षा नीति ने रिकॉग्नाइज किया है। तो क्या लगता है आपको, इस शिक्षा नीति से देश के जो करोड़ों करोड़ गरीब बच्चे हैं और खास तौर से इस कोरोना के संकट में भी जिनकी शिक्षा पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि वापस वो स्कूल आ पाएंगे कि नहीं, और खास तौर से लड़कियां, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, तो क्या लगता है कि यूनिवर्सलाइजेशन की दिशा में, लोक व्यापीकरण की दिशा में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितना योगदान करेगी? देखिए, हम लोगों की तो मांग ये थी कि 12वीं तक की जो शिक्षा है, यानी 18 वर्ष की उम्र तक की जो शिक्षा है, उसको राइट टू एजुकेशन के दायरे में लाया जाए। लंबे समय से देश के पैमाने पर और राज्य के पैमाने पर शिक्षक संगठनों की ये मांग रही है, आंदोलन हम लोग इस बात के लिए करते रहे हैं और ये बात हम लोग कहते रहे हैं कि सार्वजनिक धन पर आधारित समान स्कूल प्रणाली की पड़ोस परत शिक्षा लागू की जानी चाहिए, जिसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी कहा, पटना उच्च न्यायालय ने भी कहा। तो लड़ाई तो हमारी वही रही है, लेकिन आज इस शिक्षा नीति पर हम जब उसको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई खास बात नहीं है। स्वायत्तता की बातें ज्यादा की गई हैं, निजीकरण की बातें ज्यादा की जा रही हैं। स्कूली संस्थाओं में संकुल के माध्यम से जो निजी भागीदारी बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन धन व्यय करने की बात कहीं नहीं की जा रही है, इच्छा शक्ति कहीं नहीं व्यय की जा रही है। ये कहीं नहीं बताया जा रहा है कि शिक्षकों का सम्मानजनक वेतनमान क्या होगा, उनकी सेवा शर्तें कैसी होंगी, उनको सुविधाएं कैसी मिलेगी। ये जरूर कहा जा रहा है कि उनकी नियुक्तियां आईएएस की नियुक्तियों के समान बड़ी कठोर होंगी। तो ये तमाम लोग आएंगे कहाँ से, किस तरीके से आएंगे? क्या कम वेतनमान पर ये सारे लोग आ जाएंगे प्राइवेट स्कूलों में और सार्वजनिक सरकारी स्कूलों में ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे? और 4 वर्षों का जो बीएड का पाठ्यक्रम सरकार ने लागू करने की बात कही है, विदेशी विश्वविद्यालयों को लाने की जो बात कर रही है, तो मैं तो समझता हूं कि साफ साफ ये शिक्षा को निजीकरण और बाजारी के दौर में ले जाने की एक सुचिंतित योजना है। लेकिन जब तक रेगुलेशन नहीं बनता है तब तक इस बात को साफ साफ नहीं समझ लोग पा रहे हैं कि इसमें क्या बात है। और कुछ लोग जो हैं शिक्षा के नीति के पक्ष में भी बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं कि बड़ी क्रांतिकारी बदलाव हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन एक आपको मैं बात बता रहा हूं कि हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गहन विमर्श की प्रक्रिया शुरू की है और हम नीचे के स्तर से शिक्षकों को इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हम लोग इसके खिलाफ अगर आंदोलन की आवश्यकता हो तो एक मजबूत आंदोलन, मजबूत विमर्श की स्थिति हम लोग सामने ला सके। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, अमरीश जी ने भी कहा, केदारनाथ जी ने भी कहा, लगभग पूरी बातचीत में ये बात उभर के सामने आती है कि ऐसा लगता है कि जैसे बिहार की सरकार का कोई एजेंडा शिक्षा के सुधार को लेके या शैक्षिक व्यवस्था के विकास को लेके नहीं है, जैसा पता चलता है। हालांकि आप बता रहे हैं केदारनाथ जी की लगातार बजट का पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन बजट का पैसा परसेंटेज के हिसाब से 3% से आगे आज तक नहीं बढ़ा है। और जब तक
ये ढांचागत विकास, नीतिगत विकास शिक्षा के क्षेत्र में साफ नहीं आएगा जब तक बजट जो है वो कम से कम 6% शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बढ़ाया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अव्यवस्था है इसका ये सीधा सीधा सरकार की मंशा जाहिर करता है। ये साफ साफ बताता है कि सरकार जो है वो किन्हीं भी अर्थों में शैक्षिक विकास को लेकर जो है वो गंभीर नहीं है, और इसीलिए न सिर्फ ढांचागत विकास नहीं कर रही है बल्कि जो ढांचा है भी उसको तोड़ने की तैयारी हो रही है। अमरीश जी। हाँ, ये बात आपकी सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो शिक्षा नीति आई है बिहार में तो स्थिति बहुत खराब है। बिहार में तो कानून ही लागू नहीं हो पाया। राइट टू एजुकेशन एक्ट आप सुन ही रहे हैं कि 10 सालों में सरकारी आंकड़ा है कि 1.2%। केदारनाथ जी ने भी यही कहा। तो बिहार की हालत बहुत खराब है। यह शिक्षा नीति जब आई थी तो ये पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी उम्मीद थी कि ये शिक्षा अधिकार कानून को मजबूत करेगी, क्योंकि इसमें शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार है और उसको मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए हमारे देश में एक कानून बना हुआ है। वो कानून में जो प्री प्राइमरी के बच्चे छूट गए थे और सेकेंडरी के बच्चे छूट गए थे, जरूरत इस बात की थी कि उनको इसमें लाया जाता इसके दायरे में, और यह शिक्षा स्कूली शिक्षा पूरी प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी वो एक जस्टिसेबल राइट बन जाती, वो एक कानून बन जाती। अगर वो कानून बन जाती तो राज्य और केंद्र सरकार उसको बहुत ज्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकते थे। उनको उसके लिए नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड तय करने पड़ते, उनके लिए रिसोर्सेज तय करने पड़ते, अध्यापकों की नियुक्तियां करनी पड़ती और उसके लिए पूरा एक पाठ्यक्रम और करिकुलम वगैरह डेवलप करना पड़ता। लेकिन और पिछली बार कस्तूरी रंजन कमेटी ने जो ड्राफ्ट पेश किया था शिक्षा मंत्री को, उसमें ये बात थी कि स्कूली शिक्षा का विकास यूनिवर्सलाइजेशन वो कानून के जरिए होगा और कानून में 3 से 18 साल के बच्चों को जोड़ा जाएगा। पूरा उन्होंने प्रस्ताव किया था, लेकिन जबकि निकाल दिया सरकार ने। जबकि इसमें बहुत तरह की बातें हो रही हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर के दबाव में निकाल सकते हैं, क्योंकि शिक्षा अगर कानून हो जाएगा तो उसका प्राइवेटाइजेशन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्सरी क्षेत्र में बहुत बड़ा प्राइवेटाइजेशन, बहुत बड़ा बिजनेस। इस तरह से सेकेंडरी में भी आप देखिए तो सरकारी सेकेंडरी स्कूल नहीं है, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल है और बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर ये कानूनी ढांचे में आ जाते तो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनने लगते और यह प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक तो वो इसको प्राइवेटाइज ज्यादा नहीं कर पाते और दूसरा उनके भी स्कूलों में वो रेगुलेशन लागू हो जाता। जैसे 6 से 14 साल के बच्चों के जो नियम है कानून में वो कुछ प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू है। वो मानते नहीं है, अलग बात है, उनके ऊपर कार्रवाई भी करने की जरूरत है। तो इसलिए एक तो प्राइवेट सेक्टर के दबाव हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है कि ये जो आर्थिक संकट आ रहा है, इस संकट को देखते हुए सरकार ने इसको कानून के दायरे में नहीं लाया, क्योंकि कानून के दायरे में अगर ये प्राइमरी पूर्व प्राथमिक और एजुकेशन आ जाता तो आप समझिए कि तो इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता, ये बाध्यकारी हो जाता और स्कूल बनाना पड़ता। क्योंकि आप जानते हैं कि एलिमेंट्री से सेकेंडरी में जाने में 40% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। लड़कियां जिनमें सबसे ज्यादा, जिसमें गरीब लोग ज्यादा है। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि स्कूल नहीं है उनके नजदीक में और बहुत दूर स्कूल है। लड़कियों को अभिभावक भेजना नहीं चाहते। बिहार में तो स्कूल बहुत ज्यादा है, बिहार में दूसरा संकट है, बिहार में तो अध्यापकों का संकट है। अध्यापक लेकिन अमरीश जी, लेकिन अमरीश जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल बीच में किया था और मुझे लगता है कि उस सवाल पे केदारनाथ जी से थोड़ा और जानकारी ली जाए। देखिए, केदारनाथ जी भी मानते हैं, आप भी कह रहे हैं और मैं भी जानता हूं, मतलब हम सभी जानते हैं कि बिहार आंदोलनों की भूमि रहा है और शिक्षा जो है वो बदहाल स्थिति में है। और बिहार में तो जैसा केदारनाथ जी बता रहे हैं, हम जानते भी हैं कि बहुत सारे शिक्षा को लेकर आंदोलन चले भी, लेकिन तो भी बिहार की जो राजनीति है, माने आज भी जब कोरोना आपदा के बावजूद बिहार में विधानसभा चुनाव कराने की पूरी तैयारी चल रही है, एलईडीज लगाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक दे रही है, इसके बावजूद शिक्षा की ये जो बदहाल अव्यवस्था है, माने अभी हाल ही में हमने सुना था शिक्षक नियुक्ति घोटाला वहां हो गया, उसके बावजूद शिक्षा जो है वो एक राजनीतिक आंदोलन, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नारा बन के क्यों नहीं आ रहा है? वो तो बताया
नारा बन के इसलिए नहीं आ रहा है कि बिहार में कोई सामाजिक आंदोलन कभी हुए नहीं है पहले, जैसे सुधार आंदोलन और राज्यों में हुए और देश में हुए। एक तो ये कारण है, जनता की जो राजनीतिक चेतना शक्ति है वो चुनावों तक सीमित है, लेकिन यहाँ जातिवाद का हर बात में इतना गहरा असर है, अगड़े पिछड़े का इतना गहरा असर है कि ये सारी बातें हमेशा आगे आके खड़ी हो जाती, और कोई बड़ा आंदोलन या कोई बड़ी सोच राजनीतिक दलों की सोच ऐसी नहीं हो पाती। मैं तो सबको कहता हूँ, हम लोग कहते हैं कि जब तक राजनीतिक दलों के एजेंडे में शिक्षा नहीं आएगी तब तक कोई सरकार शिक्षा को मजबूती से लेके आगे नहीं आ पाएगी। उसको क्या जरूरत है, वो तो चाहती ही है कि भाई लोग पढ़े लिखे रहे, मूर्ख बने रहे, उसका अपना सिस्टम काम करता रहे, प्राइवेट स्कूल चलते रहे, वैसी व्यवस्था चलती रहे। तब ना यहाँ तो चरवाहा विद्यालय की भी परिकल्पना एक जमाने में हो गई थी, तो वहाँ यहाँ ऐसे ही लोग खुश रहते हैं, उनको शिक्षा की कोई जरूरत ही नहीं रहती है। इसलिए बड़ा कारण तो यही है कि राजनीतिक दलों में जब तक मजबूती नहीं होगी और इसको लेके आंदोलन करने की बात नहीं होगी, इसलिए मैंने तो एक किताब ही लिखी थी इस पर, शिक्षा को आंदोलन बनाना होगा। तो शिक्षा को आंदोलन जब तक लोग बनाएंगे नहीं, या और सारे लोगों के दिमाग में, चाहे छात्र संगठन हो, शिक्षक संगठन हो, राजनीतिक दल हो, नागरिक समाज के लोग हों, सब लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक ये बात हल होना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि समान काम के समान वेतन की तरह ही सबको समान शिक्षा का अधिकार भी उतना ही जोरदार नारा, उतना ही मजबूती से, उतना ही राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ लगाया जाना चाहिए। जब तक सबको समान शिक्षा का नारा उतना मजबूत नहीं बनेगा तब तक शिक्षा की हालत पे तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई काम हो सकता है। वही जो सुधीर अग्रवाल जी ने कहा इलाहाबाद के न्यायमूर्ति ने कि जो सरकारी खजाने से वेतन पा रहे हैं सारे लोगों के बच्चों को पढ़ाओ स्कूल में, और सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, अपने आप शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी। यही बिहार में भी कहा अनिल उपाध्याय जी ने कि भाई पढ़ाओ सबको, चाहे वो धनी हो गरीब हो। लोहिया जी का जो नारा था कि केरल हो या राजस्थान सबकी शिक्षा एक समान, महारानी हो या मेस्तरानी सबकी शिक्षा एक समान, तो ये नारे जब तक लोहिया के धरातल पर नहीं उतरेंगे, लोहिया ने बहुत सोच विचार के कहा था, तब तक ये समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। और सरकारों पर जब तक दबाव नहीं पड़ेगा राजनीतिक दलों का, तब तक इस पर बहुत गंभीरता से मैं नहीं समझता कि कोई सरकार सोचेगी और शिक्षा को महत्तम स्थान देगी। केदारनाथ जी, एक सवाल आया है। जी 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 अमरीश जी बोलिए। अंतिम सवाल मैं इसे करना चाहता हूँ। जी जी। पांडे जी बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत एक शिक्षाविद भी हैं और खुद शिक्षक भी रहे हैं, और बिहार की विधानसभा में, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं, शिक्षकों के एक लीडर भी रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या है शिक्षकों, 55 लाख शिक्षक तो केवल प्राइमरी एजुकेशन में है, और सेकेंडरी एजुकेशन को मिला लीजिए तो बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी करोड़ों है शिक्षक। अगर यूनिवर्सिटी के भी मिला लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर भी बड़े हमले हो रहे हैं, इतने बड़ी संख्या अध्यापकों की। हमने बात कर लिया कि राजनीतिक दल इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और वो जो है इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं। जनता भी कहीं न कहीं शिक्षा को प्याज के दाम पर जनता सरकार गिरा देती है और बढ़ा देती है, लेकिन शिक्षा के मामले में परफॉर्मेंस को लेकर के सरकार के खिलाफ अभी कोई इस तरह का मुहिम नहीं खड़ा हो पाया। लेकिन अध्यापक इस एजेंडे को क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अध्यापकों की इतनी बड़ी संख्या है और अध्यापक समाज को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो अध्यापकों के जो संगठन है वो इसको लेकर के एक बड़ा मुहिम इस देश में क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, जिससे कि शिक्षा बाजार के हाथ में न जाए, सरकार की जिम्मेदारी बनी रहे। जी देखिए, इसके लिए अध्यापकों के जो संगठन है, जो अब अनेक गुटों में बटे हुए हैं, उनको भी पहले एकजुट करना होगा, उनकी समझ विकसित करनी होगी, उनमें ये भाव भरना होगा कि भाई तुम्हारे भविष्य के सामने बहुत बड़ा संकट है।
तब जाके ये सारी बातें हो पाएंगे। अभी तो इतने गुट है बने हुए हैं कि वो सब लोग अपने अलग अलग चिंतन में पड़े हुए हैं, अलग अलग सोच रख रहे हैं, कहीं एकजुट हो नहीं पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। 68 के जैसा आंदोलन बिहार में हो नहीं रहा है। 68 में प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय के शिक्षक एकजुट होकर के कोठारी आयोग की अनुशंसा को लागू कराने के लिए आंदोलन किए। वो वक्त आ नहीं रहा है। शिक्षक भी जातियों में, संप्रदायों में, विचारों में बहुत बटे हुए हैं। ये दौर जो है 91 के बाद से जो आर्थिक उदारीकरण का दौर है, इसका भी प्रभाव गहरा है। इसलिए इसमें बहुत अभी काम करने की आवश्यकता होगी, तब संभवतः ये बात बन पाएगी। अच्छा, मुझे लगता है कि अब कुछ दर्शकों के सवाल ले लिए जाएं। हाँ, तो एक तो नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या विचार है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में लेके, इसके बारे में कुछ बताइए केदारनाथ। रोशन अभी कुमार, सरकार का जो कहना है कि सरकार उनकी सेवा शर्त लागू करने पर विचार कर रही है, लेकिन कोई समय सीमा अभी सरकार ने तय नहीं किया है कि कब लागू करेगी। हम लोगों का अनुमान है कि अपने चुनावों के पूर्व सरकार नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तें लेके आएगी। उसमें कुछ बातें लेके आएगी, जैसे प्रोन्नति की बातें हैं, या बहुत दूर दूर के शिक्षक जो कम वेतन पर काम कर रहे हैं उनको स्थानांतरण की बात होगी। महिलाओं, क्योंकि 35% महिलाएं हैं, तो 35% महिलाओं को कुछ सुविधाएं चाहिए। वो अपने परिवारों से दूर है, कट के रह रही हैं। कुछ और सारी चीजें जो विद्यालयों में प्रधानाध्यापक वगैरह नहीं है, तो उनके संबंध में कुछ बातें सेवा शर्त में लेके आएगी। लेकिन शिक्षकों की अपेक्षा है कि उनके वेतनमान में भी कुछ बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि अब 20% तक बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो शिक्षकों की अपेक्षा है कि 20% बढ़ोतरी भी सरकार को करनी चाहिए। अब ये देखना है कि सरकार सेवा शर्तों के साथ क्या क्या चीजें लेके आती है। तो ये आगे आने वाले दिनों में बात साफ होगी। और नियोजित शिक्षकों को इस चुनाव के पूर्व वो कितना खुश करना या संतुष्ट करना चाहती है, जिससे कि वो सरकार के लिए आने वाले चुनाव में एक कठोर स्थिति का सामना न करना पड़े। जी, शिल्पी रानी जी कह रही हैं कि बिहार में कोई भी विभाग जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, और उसके जैसे शिक्षा विभाग भी जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? इसी के साथ एक और सवाल है कि शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देना क्या शिक्षा अधिकार के कानून को खत्म करने का प्रयास नहीं है? मैं तो एकदम मानता हूं कि शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देना शिक्षा के अधिकार कानून को खत्म करना है। और हमारी मांग इस मंच के माध्यम से है। हम तो आज भी मांग कर रहे हैं, लंबे समय से हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा को तीसरे साल से लेकर 18वें साल तक की शिक्षा को राइट टू एजुकेशन कानून के दायरे में लाने की आवश्यकता है। जब तक दायरे में नहीं आएगा, सरकार की प्रतिबद्धता नहीं बनेगी, और सरकार जब तक शिक्षा पर धन व्यय नहीं करेगी, निवेश नहीं करेगी, तब तक शिक्षा को लेके कोई बहुत बेहतर उम्मीद नहीं पाली जा सकती है। निवेश तो एक पहली शर्त है। शिक्षा साधन भी है समाज को बदलने का, और शिक्षा साध्य भी है, तो उसके लिए तो निवेश की जरूरत पड़ेगी। जी, नगेंद्र कुमार पासवान जी ने पूछा है कि विद्यालय में शिक्षकों के नियोजन हेतु रिक्ति का मानक आधार क्या है? क्या शिक्षकों की नियुक्ति स्वीकृत इकाई के आधार पर होती है? हाँ, शिक्षकों की नियुक्ति स्वीकृत इकाई के आधार पर होती है। अच्छा, तो इसका और कोई मानक नहीं है? नहीं, और कोई मानक नहीं। मानक यही है कि उनके जो नंबर हैं वो मैट्रिक से लेकर के और एमए तक या बीए तक और बीएड तक, उनके प्रतिशत क्या है, उसी आधार पर मेधा सूची बनती है। नियोजन इकाइयों के द्वारा बनाई जाती है। सरकार गाइडलाइन जारी करती है, और मेधा सूची के हिसाब से उनकी नियुक्ति जो संस्थाएं हैं वो करती है। अच्छा, एक सवाल अनुज त्यागी जी ने पूछा है कि क्या प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी के सहारे संभव हो सकती है? मेरी समझ से बिल्कुल नहीं हो सकती है। जैसी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, तो मतलब तो ये है कि बच्चे
जब जाए स्कूलों में तो वो आनंददायक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से जाए। खेल खेल में शिक्षा देने की बात कही जा रही है, तो ये तो बहुत सारे शिक्षाविदों ने पहले भी कहा है, देशी विदेशी विद्वानों ने कहा है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको किताब से काफी से अलग दूर रखना चाहिए, उनको खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति ऐसी नहीं है जहां बच्चे जा करके खेल सके, सही तरीके से कुछ पढ़ सके, न तो ऐसे लोग वहां हैं जो उनको गाइड कर सके, उनको देख सके, और न तो वहां कोई सुविधाएं हैं बैठने की, खड़ा होने की। तो आंगनबाड़ी के माध्यम से तो ये बातें हल नहीं हो सकती। इसलिए हम बहुत उत्साहित नहीं है कि ये आंगनबाड़ी केंद्रों से या बाल बालिका केंद्रों में ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो 3 वर्षों की है वो सही तरीके से हल हो पाएगी। एक सवाल शिल्पी रानी जी का है कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी तो है नहीं, फिर चुनाव समेत सभी सरकारी काम सरकार इनसे क्यों लेती है? क्या प्राइवेट लोगों से चुनाव कराना सही है? अब ये सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करती है, वो तो किसी से चुनाव कार्य में सहयोग ले सकती है, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है कि हमको और ज्यादा सुविधाएं देनी पड़ेगी। अच्छा, तो हम मांग है। हाँ, बिहार, ये अजय कुमार तिवारी जी का एक सवाल है कि बिहार में माध्यमिक विद्यालयों में 29,965 और +2 में 11,239 शिक्षक सिर्फ हैं, जो कि प्रति 96 छात्र पर एक शिक्षक है। क्या ये अनुपात शिक्षा की बदहाली के लिए जिम्मेदार नहीं है? हमने पहले ही कहा कि शिक्षक छात्र अनुपात अभी ठीक नहीं है। इसके लिए जो रोड मैप समाज स्कूल प्रणाली आयोग ने खींचा था, उस रोड मैप को लागू कहाँ किया गया? उसके हिसाब से तो 17 लाख शिक्षकों की नियुक्ति अब तक होनी चाहिए 2017 तक। अब तो हम लोग 20 में प्रवेश कर गए हैं। 7 में वो आयोग की रिपोर्ट आई थी और उसका 5 वर्षों का खाका था, तो वो सारी स्थितियां नहीं थी, इसलिए शिक्षक छात्र अनुपात सही नहीं है बिहार में। तो एक आखिरी सवाल केदारनाथ जी मैं आपसे कर रहा हूं, उसके बाद मैं अमरीश जी को वापस कंट्रोल दूंगा, कि बेहतर और समान शिक्षा का अधिकार एक राष्ट्रीय विमर्श बन सके, इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? इसके लिए हमारा सुझाव ये है कि जैसे अमरीश राय जी आरटीई फोरम के संयोजक हैं और देश भर में जाते हैं, ये शिक्षक संगठनों से भी इनका संवाद होता है, नागरिक समाज से भी संवाद होता है, और बराबर ये दिल्ली में भी विमर्श आयोजित करते हैं। तो ये देश के सारे लोगों को, जो शिक्षा में रुचि रखने वाले लोग हैं या शिक्षक संगठनों के लोग हैं या छात्र संगठनों के लोग हैं, इन लोगों से समय समय पर विमर्श करके एक बड़े आंदोलन के संबंध में, एक बड़ी रणनीति के संबंध में कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। और तभी मैं समझता हूं कि शिक्षा में एक व्यापक बदलाव की संभावना बन सकती है, जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं, आम आदमी के भलाई के लिए। जी, तो मेरा ख्याल है केदारनाथ जी ने बहुत सारगर्भित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बिहार में शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है उसको हमारे सामने रखा। और साथ ही एक बात तो साफ तौर पे सामने आई कि जब तक सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं होती, जब तक आम जन शिक्षा को राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश नहीं करते, नहीं ले आते, एक बड़े मजबूत जन आंदोलन की शुरुआत नहीं होती, तब तक शिक्षा की व्यवस्था में सुधार जो है वो बहुत संभव नहीं है। तो मैं अमरीश जी शायद कुछ दिक्कत हो रही है आने में, तो मैं चाहूंगा कि अब अमरीश जी जो हैं ये इस बातचीत का समापन करें। अमरीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है अमरीश जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है।
अभी भी आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आप? हाँ अभी भी आवाज नहीं आ हाँ, रही है। हमको लग रहा है कि आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। तो एक तो देखिए, एक तो ये बात साफ है कि जब तक शिक्षा एक जन आंदोलन नहीं बन जाता पूरे देश में और बिहार में भी, अभी बिहार का क्या हाल है सोचिए, एक तरफ बाढ़ आ रही है, कोरोना आपदा अपने आप में बड़ा संकट है, और बिहार सरकार जो है वो किसी तरह विधानसभा चुनाव जीत जाए, किसी किसी जंतर मंतर से, किसी टोटके फोटके से, किसी तरीके से बिहार चुनाव जीत जाए, इसमें लगी हुई है। ना तो उसे जो प्रवासी मजदूर जो वापस पहुंचे उनकी कोई चिंता है, ना उनके बच्चों की कोई चिंता है, और एनईपी जो है वो एक तरह से इन सभी गरीबों को, इन सभी हाशिए पे रहने वाले लोगों को शिक्षा व्यवस्था से, शिक्षा प्रणाली से पूरी तरह बाहर कर देने का एक षड्यंत्र दिखाई देता है। आज भी, अभी भी मतलब समझ लीजिए कि दिल्ली में भी छात्र जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जबरन कराई गई तो ज्यादातर लोग तो वैसे ही बाहर हो जाए। खैर, अमरीश जी आ गए हैं, मैं चाहता हूं अमरीश जी बातचीत रखें। अभी भी आवाज नहीं आ रही साहब आपकी? ठीक है, तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ इस बातचीत के समापन का भार मुझे ही उठाना पड़ेगा। अमरीश जी और जो आरटीई फोरम के संयोजक हैं, और केदारनाथ पांडे जी जो एमएलसी हैं बिहार में, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, इन सबने जो आज जो बातचीत रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए, जनएकता संवाद में हम फिर से हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद केदारनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।